फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही इंडिया और दुनिया भर का पॉलिटिकल माहौल बहुत फास्ट चेंज होने लगा। वॉर के बाद नेशनलिस्ट एक्टिविटी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के कई कॉलोनीज में भी तेज हो गई। इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल एक नया डिसाइसिव टर्न लेता है और ये एक ब्रॉड बेस्ड मास मूवमेंट बन जाता है जब मोहनदास करमचंद गांधी नेशनल सीन पर उभर कर सामने आते हैं। वॉर के बाद नेशनलिज्म के रिसर्जेंस के पीछे कई रीजंस थे। इंडिया ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट में मैन और मनी दोनों के टर्म्स में ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया था। हजारों इंडियन सोल्जर्स ने फॉरेन बैटलफील्ड्स पर अपनी जान दी, जबकि फूड सप्लाईज, एम्यूनिशन और मिलिट्री एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए इंडियंस पर टैक्सेस लगाए गए। वॉर के खत्म होते ही हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने हार्डशिप्स फेस की। इंडस्ट्रीज पहले हाई प्राइसेस और फिर रिसेशन से हिट हुई। ऊपर से फॉरेन कंपटीशन ने कई फैक्ट्रीज को कोलैप्स के करीब पहुंचा दिया, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने गवर्नमेंट प्रोटेक्शन और एड की डिमांड शुरू की। वर्कर्स और आर्टिजन्स को अनएम्प्लॉयमेंट और हाई प्राइसेस ने हिट किया। पेजेंट्स हैवी टैक्सेशन और पॉवर्टी से पहले ही परेशान थे, और सोल्जर्स जो फ्रंट से वापस आए उन्होंने रूरल लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, पर उन्हें अपना देश और ज़्यादा गरीब और बेआज़ादी मिला। अर्बन एजुकेटेड इंडियंस को भी अनएम्प्लॉयमेंट ने हिट किया और उनको ब्रिटिश के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का और ज़्यादा एहसास होने लगा। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस के साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस भी थे। इंडिया ने वॉर में मैन पावर और रिसोर्सेज का इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया था, इसीलिए नेचुरली इंडियंस को एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस देगी। गांधी और दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स ने वॉर एफर्ट में कोऑपरेट किया था और इतने इंडियन ट्रूप्स ने अपनी जान दी थी, तो लोगों को उम्मीद थी कि अब सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ प्रोग्रेस होगी। इसी दौरान दुनिया भर में इंपीरियलिज्म को लेके डिसइल्यूजनमेंट भी फैल रहा था। वॉर के टाइम दोनों तरफ से कॉलोनीज को डेमोक्रेसी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रोमिसेस दिए गए थे ताकि उनका सपोर्ट मिल सके, और प्रोपेगेंडा में एक दूसरे की कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज भी किया गया था। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद के ट्रीटीज आए, तब क्लियर हो गया कि इंपीरियलिस्ट पावर्स का अपना ग्रिप लूजन करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उन्होंने डिफीटेड नेशंस की कॉलोनीज को आपस में बांट लिया। ये चीज़ वेस्टर्न कल्चरल और मिलिट्री सुपीरियरिटी के मिथ को तोड़ गई और नए मिलिटेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। टर्की, इजिप्ट, आयरलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, चाइना, कोरिया और भी कई जगह पर। इस सब के बीच 1917 की रशियन रेवोल्यूशन का भी इम्पैक्ट था। नवंबर में बोल्शेविक पार्टी ऑफ वर्कर्स ने ज़ारिस्ट रेजिम को हटा के पहला सोशलिस्ट स्टेट सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया लेनिन के लीडरशिप में। सोवियत यूनियन ने अपनी पुरानी कॉलोनीज को सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया, एशियन नेशनैलिटीज़ को इक्वल ट्रीट किया और इंपीरियलिस्ट प्रिविलेजेस को रिनाउंस किया। अक्टूबर रेवोल्यूशन ने ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ऑर्डिनरी लोग अगर यूनाइट और ऑर्गेनाइज हो जाए तो सबसे पावरफुल टायरेंट्स को भी हरा सकते हैं। इसका गहरा इन्फ्लुएंस इंडिया जैसे ओप्रेस्ड नेशंस पर पड़ा। इधर ब्रिटिश ने इंडिया पर अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अडॉप्ट की। कैरेट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और स्टिक थी रिप्रेसिव लॉज जैसे रॉलेट एक्ट। अगस्त 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू ने प्रॉमिस किया था कि इंडिया में ग्रेजुअली सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाएंगे। इसके बेसिस पे 1918 में रिफॉर्म्स अनाउंस हुए और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से फेमस हुआ, इनैक्ट किया गया। इस एक्ट ने प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। गवर्नर प्रोविंस का हेड रहा और सब्जेक्ट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन, जो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू हैंडल करेगा, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स से आए हुए मिनिस्टर्स हैंडल करेंगे। मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के अकाउंटेबल थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिर भी सकते थे, पर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स लेजिस्लेचर के आंसरेबल नहीं थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती तो गवर्नर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी अपने कंट्रोल में ले सकता था। गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में रिजर्व मैटर्स में डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते थे और ट्रांसफर्ड मैटर्स में भी कुछ हद तक इंटरफेरेंस पॉसिबल था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एक्सपैंड किए गए, जिसमें लगभग 70% मेंबर्स इलेक्टेड थे। कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट्स और ज्यादा एक्सपैंड हुए और पहली बार विमेन को भी वोट का राइट मिला। लेजिस्लेचर्स लॉज प्रपोज कर सकते थे, पर गवर्नर की असेंट जरूरी थी और उसके पास बिल्स वीटो करने और ऑर्डिनेंसेस इशू करने का राइट था। बजट को वो रिजेक्ट कर सकते थे, पर गवर्नर उसे रिस्टोर भी कर सकता था। लेजिस्लेटर्स को फ्री स्पीच का राइट दिया गया, वो एडजर्नमेंट मोशंस पास कर सकते थे और गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन सेंट्रल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अभी भी डिनाई किया गया।
गवर्नर जनरल सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बना रहा। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की लिस्ट्स बनाई गईं। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 इंडियंस थे। पर गवर्नर जनरल रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पर फुल कंट्रोल रखता था। वो लेजिस्लेचर को ओवरराइड कर सकता था, कट ग्रांट्स रिस्टोर करके, रिजेक्टेड बिल्स को सर्टिफाई करके या ऑर्डिनेंसेस इशू करके। सेंटर पे पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ। काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस था, उसमें 60 मेंबर्स थे, 26 नॉमिनेटेड और 34 इलेक्टेड, विद 5 ईयर टेन्योर और सिर्फ मेल मेंबर्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस था, उसमें 145 मेंबर्स थे, 41 नॉमिनेटेड और 104 इलेक्टेड, विद 3 ईयर टेन्योर। लेजिस्लेटर्स गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते थे, एडजर्नमेंट मोशंस मूव कर सकते थे और बजट के कुछ हिस्सों पर वोट कर सकते थे। पर 75% बजट अभी भी नॉन वोटेबल था। कुछ इंडियंस को इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे फाइनेंस कमेटी पर जगह मिली। होम गवर्नमेंट फ्रंट पर एक इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सैलरी अब ब्रिटिश एक्सचेकर से मिलेगा, इंडियन रेवेन्यू से नहीं। फिर भी इन रिफॉर्म्स के ड्रॉबैक्स काफी थे। फ्रैंचाइज बहुत लिमिटेड था, सिर्फ 1.5 मिलियन इंडियंस को वोट का राइट मिला एक 260 मिलियन पॉपुलेशन वाले देश में। सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर का वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई रियल कंट्रोल नहीं था और सब्जेक्ट्स का डिवीजन भी अनसैटिस्फैक्टरी था। प्रोविंसेस को सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस के बेसिस पर एलोकेट की गई। फॉर एग्जांपल पंजाब के मिलिट्री रोल के लिए और बॉम्बे के कमर्शियल रोल के लिए। प्रोविंशियल लेवल पर रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का डिवीजन इरैशनल और अनवर्केबल था। मिनिस्टर्स के पास ना फाइनेंसेस पर कंट्रोल था, ना ब्यूरोक्रेसी पे, और उन्हें अक्सर इग्नोर या ओवररूल कर दिया जाता था गवर्नर के द्वारा। कांग्रेस ने इन रिफॉर्म्स पर शार्प रिएक्शन दिखाया। अगस्त 1918 में बॉम्बे में स्पेशल सेशन हुआ जिसमें हसन इमाम प्रिसाइड कर रहे थे और कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि ये रिफॉर्म्स डिसअपॉइंटिंग और अनसैटिस्फैक्टरी हैं एंड डिमांडेड इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट। पिलक ने रिफॉर्म्स को अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग, अ सनलेस डॉन कहा, जबकि एनी बेसेंट ने बोला कि ये अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट है। इंडियन एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने के बजाय मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स ने डिसकंटेंट को और डीपन कर दिया और इसने गांधी के लीडरशिप में स्ट्रगल के अगले स्टेज का रास्ता खोला। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात के काठियावाड़ का एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था। उनके पिता वहां के दीवान यानी कि चीफ मिनिस्टर थे। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई करने के बाद गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए एक क्लाइंट दादा अब्दुल्ला के केस के लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहली बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कड़वा सच देखा। उन्होंने देखा कि इंडियंस जो ज्यादातर मजदूर बनकर गए थे, उनके साथ बेइज्जती और तुच्छता से पेश आया जाता है। ये देखकर गांधी अंदर से हिल गए और उन्होंने तय किया कि वहीं रुककर ही इंडियन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करके उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। गांधी 1914 तक साउथ अफ्रीका में ही रहे और तभी वापस भारत आए। साउथ अफ्रीका में इंडियन कम्युनिटी 3 मुख्य ग्रुपों में बटी हुई थी। पहला ग्रुप था इंडेंचर्ड लेबरर्स का, जो ज्यादातर साउथ इंडिया से 1990 के बाद शुगर प्लांटेशंस पे काम करने गए थे। दूसरा ग्रुप था व्यापारियों का, ज्यादातर मेमान मुस्लिम्स जो मजदूरों के पीछे साउथ अफ्रीका गए थे। तीसरा ग्रुप था एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स का, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे करके फैमिलीज के साथ वहां सेटल हो गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, इंग्लिश की ज्यादा समझ नहीं रखते थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान चुके थे। उन्हें वोट का अधिकार नहीं था, अनहाइजीनिक और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते थे और कुछ कॉलोनीज में रात 9 बजे के बाद उन्हें बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी, बल्कि पब्लिक फुटपाथ पर चलना तक मना था। गांधी का साउथ अफ्रीका में संघर्ष 2 अलग फेजेस में हुआ। पहले फेज में 1894 से 1906 तक उन्होंने मॉडरेट तरीके अपनाए। उनका विश्वास था कि अगर साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन की सरकार को इंडियंस की दशा के बारे में जागरूक किया जाए तो वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होने के नाते न्याय देंगे। इस दौरान उन्होंने पिटिशंस भेजे, मेमोरियल्स लिखे और इंडियंस को एकजुट करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस बनाया और इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर शुरू किया। दूसरा फेज 1906 से लेकर 1914 एक बड़ा बदलाव का समय था। गांधी ने एक नया आंदोलन का तरीका इंट्रोड्यूस किया, पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। पहला सत्याग्रह एक नए कानून के खिलाफ था जिसमें सभी इंडियंस को हमेशा अपने साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स रखने पड़ते थे जिसमें उनके फिंगरप्रिंट्स होते थे। गांधी और उनके साथियों ने इस अपमानजनक कानून को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाई और इंडियंस खुलेआम कानून का उल्लंघन करने लगे, जेल जाने तक के लिए तैयार रहे। जब सरकार ने उन्हें धोखा देकर रजिस्टर करने की कोशिश की तो उन्होंने सबके सामने अपने सर्टिफिकेट्स जला दिए और साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज के अन्याय को दिखाया। लंबे संघर्ष के बाद यह मुद्दा एक समझौते पर खत्म हुआ।
आंदोलन बाद में और मुद्दों तक फैल गया। इंडियंस ने माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस का विरोध किया, बिना लाइसेंस के प्रोविंशियल बॉर्डर्स क्रॉस करके और परमिट्स दिखाने से इनकार करके। एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस पर 3 पाउंड का पोल टैक्स लगाया गया था, जो मजदूरों के लिए जो एक महीने में 10 शिलिंग से भी कम कमाते थे असहनीय था। इससे संघर्ष और तीव्र हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस रजिस्टर नहीं की गई हैं वो सब इलीगल हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम और पारसी शादियां अवैध हो गईं और उनके बच्चे इलिजिटिमेट माने गए। इंडियंस ने इसे अपनी महिलाओं के अपमान के रूप में देखा और पहली बार महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया। इंडियंस ने ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट का भी विरोध किया, नटाल से ट्रांसवाल इलीगल मूव करके। सरकार ने इस पर कठोर दमन किया। माइंस और प्लांटेशंस में मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने साउथ अफ्रीकन इंडियंस के लिए जनमत तैयार किया और वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज ने भी रिप्रेशन की निंदा करते हुए इम्पार्शियल इंक्वायरी की मांग की। आखिरकार गांधी, लॉर्ड हार्डिंज, C.F. एंड्रूज और जनरल स्मट्स के बीच समझौता हुआ। साउथ अफ्रीकन सरकार ने ज्यादातर इंडियन डिमांड स्वीकार कर ली। पोल टैक्स हटा दिया गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वापस ले लिए गए, इंडियन कस्टम्स के मुताबिक हुई शादियों को वैलिड माना गया और इमिग्रेशन मैटर्स को सिंपैथेटिक तरीके से देखने का वादा किया गया। इस लंबी लड़ाई से गांधी ने कई बड़े सबक सीखे जो उनकी भारत में लीडरशिप को गढ़ने वाले थे। उन्होंने समझा कि आम लोगों में अत्यधिक शक्ति और बलिदान की क्षमता होती है जब उन्हें एक न्यायिक कारण से प्रेरित किया जाता है। उन्होंने इंडियंस को धर्म और वर्ग की सीमाओं से ऊपर एकजुट कर दिया और महिलाओं को भी संघर्ष में लेकर आए। उन्होंने ये भी समझा कि कभी-कभी नेता को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो उनके अपने समर्थकों को पसंद ना आए। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपना विशिष्ट लीडरशिप स्टाइल और संघर्ष के टेक्निक साउथ अफ्रीका में ही विकसित किए, जो भारत के बड़े और जटिल राजनीतिक दायरे से दूर एक छोटी सेटिंग थी। यहीं पर गांधी ने सत्याग्रह को पूरी तरह से विकसित किया। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जिसमें भारतीय परंपराओं का सहारा था, साथ ही क्रिश्चियन शिक्षाएं जैसे दूसरा गाल आगे करना और टोल्स्टॉय के विचार की बुराई का सबसे अच्छा विरोध अहिंसा से ही हो सकता है। गांधी ने सत्याग्रहियों के लिए कुछ स्पष्ट सिद्धांत बनाए। एक सत्याग्रही को कभी भी गलत चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा सच्चा, अहिंसक और निडर होना चाहिए। उसे अन्यायिक संस्थानों से सहयोग वापस लेना चाहिए, टैक्स देने से इनकार करना चाहिए और सम्मान या पदवी लेने से भी इनकार करना चाहिए। उसे सच के लिए दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन अन्याय का विरोध करते वक्त उससे कभी भी अन्याय करने वाले से नफरत नहीं करनी चाहिए। एक सत्याग्रही को कभी भी बुराई के सामने समर्पण नहीं करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गांधी के लिए विचार और क्रिया हमेशा साथ साथ चलने चाहिए और अंत कैसे भी हो उसके लिए माध्यम हमेशा उचित होने चाहिए। जब गांधी जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए और तब तक उनका साउथ अफ्रीका का काम उन्हें सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस के बीच ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी पॉपुलर बना चुका था। वापस आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 साल तक देश भर में ट्रैवल करके लोगों की असली हालत देखेंगे और कम से कम 1 साल तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। उस समय मॉडरेट पॉलिटिक्स अपना बेस खो रही थी और होम रूल मूवमेंट तेज हो रहा था, लेकिन गांधी होम रूल की डिमांड के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनके हिसाब से ब्रिटेन का चल रहा वॉर उस वक्त सही समय नहीं था। गांधी को पूरा विश्वास था कि सिर्फ नॉन वायलेंट सत्याग्रह ही नेशनलिस्ट गोल्स को हासिल कर सकता है और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि वो तब तक किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह को एक्सेप्ट ना करें। 1917 से 1918 के बीच रॉलेट सत्याग्रह से पहले गांधी 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व हुए: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण बिहार में किसान तिनकथिया सिस्टम के नीचे परेशान थे, जहां यूरोपियन प्लांटर्स उन्हें मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा इंडिगो उगाने में लगाएं। जब जर्मन सिंथेटिक डाइज ने इंडिगो की डिमांड मार्केट में कम कर दी तो प्लांटर्स ने ऊंचे रेंट और इलीगल ड्यूज लेना शुरू कर दिया ताकि जल्दी प्रॉफिट कमा सकें और वर्कर्स को मजबूर किया कि वो अपनी फसल अनफेयर प्राइसेस पर बेचें जो प्लांटर्स खुद फिक्स करते थे। राजकुमार शुक्ला नाम के किसान ने गांधी से मदद मांगी और गांधी राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी के साथ चंपारण गए। अथॉरिटीज ने गांधी को वहां से निकलने का ऑर्डर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और पनिशमेंट फेस करना एक्सेप्ट किया। ये सिविल डिसोबीडियंस का एक नया और बोल्ड कदम था क्योंकि गांधी एक अनजस्ट ऑर्डर को ओपनली डिफाई कर रहे थे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और गांधी को इंक्वायरी करने की परमिशन मिली। एक कमेटी बनाई गई जिसमें गांधी भी मेंबर थे और उन्होंने अथॉरिटीज को कन्विंस किया कि तिनकथिया सिस्टम अबॉलिश हो और पेजेंट्स को कॉम्पेंसेशन मिले।
कॉम्प्रोमाइज के तौर पर किसानों को वापस 25% पैसा मिला जो उनसे लिया गया था, और 10 साल के अंदर प्लांटर्स चंपारण से पूरी तरह चले गए। इस तरह गांधी ने अपना पहला सिविल डिसोबीडियंस का बैटल इंडिया में जीता, लीडर्स जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा के सपोर्ट के साथ। अगला स्ट्रगल था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918, जो गांधी का पहला हंगर स्ट्राइक बना। ये इशू तब शुरू हुआ जब मिल ओनर्स ने प्लेग बोनस विड्रॉ करने का डिसीजन लिया जो पहले वर्कर्स को दिया गया था। उस समय वॉर टाइम इन्फ्लेशन ने जरूरी चीजों की कीमत डबल कर दी थी, इसलिए वर्कर्स ने 50% वेज हाइक मांगा, लेकिन ओनर्स सिर्फ 20% देने के लिए रेडी थे। वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए और सिचुएशन तब और खराब हो गई जब कुछ वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया और बॉम्बे से आउटसाइड वीवर्स लाए गए। वर्कर्स ने अनुसुईया साराभाई से मदद मांगी, जो एक सोशल वर्कर थी और मिल ओनर अंबालाल साराभाई की बहन भी थी। गांधी अंबालाल के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने वर्कर्स का साइड लिया और उन्हें एडवाइस किया कि वो 35% वेज इंक्रीज डिमांड करें, लेकिन नॉन वायलेंस मेंटेन करें। जब टॉक्स फेल हो गईं, गांधी ने अपना पहला फास्ट अनटू डेथ शुरू किया ताकि वर्कर्स की हिम्मत बढ़े और ओनर्स पर प्रेशर बने। आखिरकार केस ट्राइब्यूनल तक गया, जिसमें वर्कर्स के लिए 35% वेज हाइक डिसाइड हुआ। तीसरा बड़ा स्ट्रगल था खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 गुजरात में। उस साल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ड्राउट की वजह से क्रॉप फेलियर हुआ और रेवेन्यू कोड के मुताबिक अगर यील्ड 1/4 से कम होती है तो टैक्स रिमिशन मिलना चाहिए। गुजरात सभा ने टैक्स कलेक्शन सस्पेंड करने की पिटीशन दी, लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया और धमकी दी कि अगर टैक्स नहीं दिया तो प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। गांधी ने फार्मर्स को कहा कि वो टैक्स देने से मना कर दें, जबकि लीडर्स जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास ने प्रैक्टिकल लीडरशिप दी और गांव-गांव जाकर अलग-अलग कास्ट्स और कम्युनिटीज के लोगों को यूनाइट किया। जब सरकार ने प्रॉपर्टी और जमीन जब्त की, तब भी ज्यादातर किसान एकजुट रहे और गुजरात के दूसरे पार्ट्स के लोगों ने उनकी मदद की बाय शेल्टरिंग फैमिलीज एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी। जो लैंड्स इंडियंस ने कॉन्फिस्केटेड पेजेंट से खरीदे, उन्हें सोशली बॉयकॉट किया गया। आखिरकार सरकार को मानना पड़ा और उन्होंने उस साल और अगले साल का टैक्स सस्पेंड किया, रेट ऑफ इंक्रीज कम किया और कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी वापस की। इस स्ट्रगल ने पेजेंट्स को जगाया और उन्हें रियलाइज कराया कि एक्सप्लॉयटेशन से छुटकारा तभी मिलेगा जब पूरी तरह इंडिपेंडेंस मिले। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का वादा किया। उसी समय उन्होंने अपने आप को अपोजिशन को कुचलने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स से भी लैस सजा दिया। इन रिफॉर्म्स के लागू होने से सिर्फ 6 महीने पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए। उनमें से एक बिल वापस ले लिया गया, लेकिन दूसरा, जिसे ऑफिशियली एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट और आमतौर पर रॉलेट एक्ट कहा गया, मार्च 1919 में पास हो गया। ये एक्ट रॉलेट कमीशन की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड था, जिसका लीडरशिप ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलेट कर रहे थे। कमीशन का काम था सो कॉल्ड सेडिशियस कॉन्स्पिरेसीज की जांच करना। उसने रेकमेंड किया कि एक्टिविस्ट्स को बिना ट्रायल के 2 साल तक डिपोर्ट या जेल में डाला जा सकता है, और अगर किसी के पास सेडिशियस न्यूज़पेपर भी मिल जाए तो उसे भी गुनाह माना जा सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन वो ऑफिशियल नॉमिनीज की मेजॉरिटी के सामने हार गए। मोहम्मद अली जना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक जैसे लीडर्स ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया। रॉलेट एक्ट ने सरकार को स्वीपिंग पावर्स दे दी। अब बिना वारंट के सिर्फ शक पर ही अरेस्ट किया जा सकता था। ट्रायल्स ज्यूरी के बिना होते थे और लोगों को बिना ट्रायल के ही जेल में डाला जा सकता था। सस्पेक्ट्स को सीक्रेट ट्रायल्स में रखा जाता था बिना किसी लीगल हेल्प के, और उन्हें एक स्पेशल ट्राइब्यूनल के सामने लाया जाता था जिसमें 3 हाई कोर्ट जजेस बैठते थे। इनके फैसलों पर अपील भी नहीं की जा सकती थी। ट्राइब्यूनल ऐसे एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर सकता था जो नॉर्मल कानून के हिसाब से एडमिसिबल ना होता। इस एक्ट ने प्रैक्टिकली हेबियस कॉर्पस जैसे सिविल लिबर्टी के बेसिक प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। सिंपल शब्दों में ये एक्ट वॉर टाइम के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के रिप्रेसिव मेजर्स को परमानेंट बना दिया। इसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली पर दोबारा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, प्रेस को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में कर लिया और गवर्नमेंट को हर ऐसी एक्टिविटी को दबाने का वाइड पावर दिया जो उन्हें रेवोल्यूशनरी या टेररिस्ट लगती। इंडियंस के लिए ये एक बड़ा धोखा था। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन का सपोर्ट करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सेल्फ रूल की तरफ एक बड़ा कदम मिलेगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें लिमिटेड रिफॉर्म्स और ये शॉकिंगली हार्श रॉल अटैक मिला। गांधी जो वॉर एफर्ट में ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे थे और इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट को भी एनकरेज कर रहे थे, इसने उसे पर्सनल बिट्रेयल माना।
उन्होंने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा और इस बात का विरोध किया कि कुछ लोगों की वजह से पूरे पॉपुलेशन को सजा दी जा रही है। गांधी ने इसके खिलाफ एक ऑल इंडिया स्केल पर मास प्रोटेस्ट की कॉल दी। उन्होंने सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की, जिसमें होम रूल लीग्स के यंग मेंबर्स और पैन इस्लामिस्ट ग्रुप्स भी जुड़ गए। प्रोटेस्ट के मेथड्स में नेशन वाइड हड़ताल या स्ट्राइक, फास्टिंग और प्रेयर, सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू कुछ लॉस का विरोध और जानबूझकर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट को एक्सेप्ट करना शामिल था। ये फ्रीडम स्ट्रगल में एक रेडिकल चेंज था। पहली बार आम जनता जैसे कि पेजेंट्स, आर्टिजन्स और अर्बन पुअर डायरेक्टली मूवमेंट में शामिल हुए, सिर्फ शिकायत करने तक सीमित नहीं रहे। नेशनल मूवमेंट की ओरिएंटेशन परमानेंटली मासेस की तरफ मुड़ गई, क्योंकि गांधी का कहना था कि असली बदलाव तभी आएगा जब आम लोग जागरूक होकर पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे। सत्याग्रह का ऑफिशियल लॉन्च 6 अप्रैल 1919 के लिए प्लान था, लेकिन उससे पहले ही कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में बड़े एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू हो गए। पंजाब में माहौल और भी वॉलेटाइल था, क्योंकि लोगों के दिमाग में वॉर टाइम रिप्रेशन, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट और डिजीजेस की यादें ताज़ा थीं। अप्रैल 1919 तक प्रोटेस्ट इतने बड़े और वायलेंट हो गए कि ये 1857 के रिवोल्ट के बाद का सबसे बड़ा एंटी ब्रिटिश अपसर्ज बन गया। सिचुएशन इतनी सीवियर हो गई कि आर्मी को बुलाना पड़ा, और कहा जाता है कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ ड्वायर ने तो एयरक्राफ्ट से प्रोटेस्टर्स पर फायर करने का ऑर्डर तक दे दिया। द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ब्रिटिश रूल के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक माना जाता है। अमृतसर सिटी सबसे ज़्यादा वायलेंस से अफेक्टेड थी, ऑल्दो शुरू में इंडियन साइड से कोई वायलेंस नहीं हुआ था। लोगों ने अपना गुस्सा ब्रिटिश के खिलाफ दिखाने के लिए शॉप्स बंद कर दिए और ट्रेड रोक दिया, और खाली सड़कें उनकी नाराज़गी का सबूत थीं। सिचुएशन 9 अप्रैल को और भी खराब हो गई, जब दो पॉपुलर नेशनलिस्ट लीडर्स सैफुद्दीन किचले और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बिना किसी वैलिड रीजन के अरेस्ट कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट मीटिंग्स एड्रेस की थीं। उन्हें सीक्रेटली ले जाया गया और उनकी अरेस्ट ने वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट क्रिएट कर दिया। 10 अप्रैल को हजारों इंडियंस प्रोटेस्ट करने निकल पड़े अपने लीडर्स के सपोर्ट में। शुरुआत में प्रोटेस्ट्स पीसफुल थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने फायर किया और कुछ प्रोटेस्टर्स को मार दिया, वायलेंस फैल गया। सिचुएशन टेंस हो गई, और जो रायट हुआ उसमें रिपोर्टेडली 5 इंग्लिशमैन मरे गए और एक इंग्लिश वुमन मिशनरी मार्सेला शरवुड को साइकिल चलाते वक्त पीटा गया। ब्रिटिश ने इमीडिएटली ट्रूप्स भेजे और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को मार्शल लॉ इम्पोज करने और ऑर्डर रिस्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जब तक डायर ने चार्ज लिया तब तक शांति वापस आ गई थी और प्रोटेस्ट्स पीसफुली हो रहे थे। फिर भी 13 अप्रैल को, जो कि बैसाखी फेस्टिवल का दिन था, उसने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया जिसमें लोगों को बिना परमिशन सिटी से बाहर जाने, प्रोसेशंस या डेमोन्स्ट्रेशंस करने या 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया। उसी दिन एक बड़ा क्राउड, जिसमें बहुत सारे सराउंडिंग विलेजेस के लोग भी थे जो इन प्रोहिबिटरी ऑर्डर से अनजान थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। लोकल लीडर्स ने भी यहाँ एक मीटिंग रखी थी जिसमें रॉलेट एक्ट और 10 अप्रैल की पुलिस फायरिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था। करीब 20,000 लोग वहाँ इकट्ठा हुए, जिनमें से ज़्यादातर सिंपल विलेजर्स फेस्टिवल मनाने आए थे और एक छोटा हिस्सा पॉलिटिकल रीजंस के लिए आया था। मीटिंग पीसफुली चल रही थी और 2 रेजोल्यूशंस पास हो चुके थे। एक रॉलेट एक्ट रिपील की डिमांड करता और दूसरा रीसेंट पुलिस फायरिंग को कंडेम करता। इसी टाइम जनरल डायर अपनी ट्रूप्स के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी वार्निंग या डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिए उसने अपनी ट्रूप्स को कहा कि वो ओनली एग्जिट गेट ब्लॉक करें और अनआर्म्ड मेन, वुमेन और चिल्ड्रन पर फायर खोल दें। पैनिक मच गया जब लोग डेस्परेट होकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। गोलियां तब तक चलती रही जब तक डायर के मेन का एम्यूनेशन खत्म नहीं हो गया। ऑफिशियल ब्रिटिश सोर्सेज ने 379 डेथ्स और करीब 1100 वुंडेड रिपोर्ट किए, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एस्टिमेट किया कि 1000 से ज्यादा लोग मरे गए और 1500 से ज्यादा इंजर्ड हुए। ये कंफर्म्ड है कि 1650 बुलेट्स डायरेक्टली क्राउड पर चलाई गई थीं। इसके बाद और भी ज़्यादा ब्रुटैलिटी हुई। पंजाब में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया और पब्लिक फ्लॉगिंग्स, ह्यूमिलिएशंस और क्रूअल पनिशमेंट्स इंपोज किए गए। एक इंसिडेंट में इंडियंस को मजबूर किया गया कि वो अपने पेट के बल क्रॉल करें, उसी गली में जहां पर मार्सेला शरवुड पर अटैक हुआ था। पूरी नेशन शॉक और हॉरर में थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रोटेस्ट के तौर पर अपनी नाइटहुड वापस कर दी और महात्मा गांधी ने भी कैसरे हिंद टाइटल रिटर्न कर दिया, जो उन्हें बोर वॉर में सर्विसेज के लिए दिया गया था। वायलेंस और ब्लडशेड से ओवरवेल्म्ड होकर गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को अपनी मूवमेंट विड्रॉ कर ली। पीछे मुड़कर देखा जाए तो डायर के एक्शंस ने ब्रिटिश राज के खत्म होने की शुरुआत कर दी। गांधी ने डिक्लेयर किया कि ऐसी सैटेनिक रेजिम के साथ कोऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, और वो स्ट्रांगली कन्विंस्ड हो गए कि इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एक मॉरली जस्ट कॉज है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पाथ क्लियर हो गया। हिस्टोरियन AJP टेलर ने बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर को वो डिसाइसिव मोमेंट कहा जिसने इंडियंस को परमानेंटली ब्रिटिश रूल से एलिनेट कर दिया था।
1919 के ये इवेंट्स पंजाब के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पर गहरा निशान छोड़ गए और एक नई रेजिस्टेंस की वेव इंस्पायर की। उस वक्त भगत सिंह सिर्फ 11 साल के थे, लेकिन मैसेक्टर ने उनकी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को शेप किया। उनकी ऑर्गेनाइजेशन भारत नौजवान सभा के लिए जलियांवाला बाग एक सिंबल बन गया रेजिस्टेंस और सैक्रिफाइस का। उधम सिंह, एक और रेवोल्यूशनरी जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम अडॉप्ट किया था यूनिटी सिंबलाइज करने के लिए, ने बाद में मैसेकर का बदला लिया माइकल ओ ड्वायर को असैसिनेट करके, जो पंजाब में ब्रूटल सप्रेशन का सपोर्टर था। उधम सिंह को 1940 में एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन 1974 में उनकी एशेज इंडिया वापस लाई गईं, जहां पर उन्हें एक मार्टर के रूप में ऑनर किया गया। इस तरह जलियांवाला बाग मैसेकर ने ना सिर्फ ब्रिटिश रूल की ब्रुटैलिटी एक्सपोज की, बल्कि इंडियंस को एकजुट कर दिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिटर्मिनेशन में। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को एक मॉरल और नेशनल मिशन में बदल दिया था। जलियांवाला बाग मैसेकर ने सिर्फ इंडियंस को ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के लोगों को भी हिला दिया था। इस घटना की जांच के लिए इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटैगू ने एक ऑफिशियल इंक्वायरी ऑर्डर किया। 14 अक्टूबर 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बनाया, जो अपने चेयरमैन लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर हंटर कमेटी कहलाया। लॉर्ड हंटर स्कॉटलैंड के पहले सॉलिसिटर जनरल रह चुके थे। कमेटी को यह काम दिया गया कि वो बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब के डिस्टर्बेंसेस के कॉजेस समझे और अथॉरिटीज ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए उनकी भी जांच करें। कमेटी में 3 इंडियंस भी शामिल थे, सर चिमनलाल हरिलाल सेतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। कमेटी की पहली सिटिंग 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में हुई, जहां दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर के विटनेसेस को सुना गया। नवंबर में कमेटी लाहौर पहुंची और यहां अमृतसर इंसिडेंट के सबसे इंपॉर्टेंट विटनेसेस इंक्लूडिंग जनरल डायर को एग्जामिन किया गया। डायर ने रिग्रेट दिखाने की जगह अपने एक्शंस जस्टिफाई किए। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि उसका पर्पस पंजाब के लोगों के दिलों में टेरर बिठाना और उनकी स्पिरिट तोड़ना था। उसने माना कि वो बिना फायरिंग के भी भीड़ को डिस्पर्स कर सकता था, लेकिन उसमें जानबूझकर ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे वीक नजर आना पसंद नहीं था। उसने ये भी कहा कि वुंडेड को मदद देना उसकी ड्यूटी नहीं थी। उसके ठंडे और एरोगेंट स्टेटमेंट्स ने कमेटी के मेंबर्स के बीच रेशियल टेंशन्स पैदा कर दिए। मार्च 1920 में कमेटी ने अपना फाइनल रिपोर्ट पब्लिश किया। रिपोर्ट ने यूनानिमसली डायर के एक्शंस को कंडेम किया, उन्हें एक्सेसिव, अनजस्टिफाइड और उसकी अथॉरिटी के बाहर बताया। कमेटी ने कहा कि बिना वार्निंग के फायरिंग करना एक बड़ी गलती थी, फायरिंग को इतनी देर तक चलाना गलत था और मॉरल इफेक्ट क्रिएट करना मोटिव एक्सेप्टेबल नहीं था। रिपोर्ट में यह भी क्लियर किया गया कि पंजाब में ब्रिटिश रूल के खिलाफ किसी कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस नहीं था, लेकिन इंडियन मेंबर्स ने अपनी माइनॉरिटी रिपोर्ट में और भी स्ट्रांगली कंडेम किया। उन्होंने कहा कि जो प्रोक्लेमेशंस बनाए गए थे उन्हें पब्लिक को सही से बताया ही नहीं गया। इनोसेंट और अनाम लोग बाग में प्रेजेंट थे और फायरिंग से पहले कोई वायलेंस हुआ ही नहीं था। डायर का वुंडेड को हेल्प करने से इनकार करना उन्होंने इनह्यूमन, अनब्रिटिश और ब्रिटिश रूल की रेपुटेशन के लिए हार्मफुल बताया। लेकिन इतनी कंडेमनेशन के बावजूद डायर को कोई पनिशमेंट नहीं मिला। हंटर कमेटी के पास वैसे भी पेनल्टी इंपोज करने का पावर नहीं था और ऊपर से सरकार पहले ही इंडेमनिटी एक्ट पास कर चुकी थी, जिसमें ऑफिसर्स को लीगल एक्शन से प्रोटेक्शन मिल गई थी। मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने इस एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा। ब्रिटेन में इस केस पर काफी हीटेड डिबेट हुआ। विंस्टन चर्चिल, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर थे, उन्होंने मैसेकर को हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्स्ट्रस कहा। फॉर्मर पीएम एच.एच. एस्क्विथ ने इसे ब्रिटिश हिस्ट्री के सबसे बुरे आउटरेजेस में से एक बताया। ब्रिटिश कैबिनेट ने चर्चिल से अग्री किया कि डायर डेंजरस है और उसे अपने पोजीशन पर रहने का चांस नहीं मिलना चाहिए। मार्च 1920 में डायर को सर्विस से डिसमिस करके इंग्लैंड भेज दिया गया। उस पर ट्रायल नहीं हुआ, बल्कि उसे हाफ पे और बाद में पेंशन भी दिया गया। साथ ही डायर को ब्रिटेन में सपोर्ट भी मिला। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसकी डिफेंस की और मॉर्निंग पोस्ट ने उसके लिए एक फंड स्टार्ट किया, जिसमें 26,000 पाउंड्स जमा हुआ और रुडयार्ड किपलिंग जैसे बड़े नामों ने कंट्रीब्यूट किया। इंडिया में भी एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के प्रीस्ट्स ने डायर को ऑनर दिया और उसे सिख तक डिक्लेयर कर दिया। इस एक्ट ने सिख कम्युनिटी के अंदर ही काफी आउटरीच पैदा किया और सिख श्राइन्स के मैनेजमेंट रिफॉर्म की डिमांड को और तेज कर दिया। इसी से गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट आगे बढ़ा। इसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एक इंक्वायरी कमेटी बनाया,
जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयाकर और महात्मा गांधी शामिल थे। उन्होंने डायर के जस्टिफिकेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट किया। कांग्रेस कमेटी ने उसके एक्शंस को क्रूएल और इनह्यूमन बताया और पंजाब में मार्शल लॉ इंपोज करने को बिल्कुल अनजस्टिफाइड कहा। इस तरह हंटर कमेटी ने चाहे डायर को पनिश ना किया हो, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट ने इस इंसिडेंट का यूज ब्रिटिश रूल की ब्रूटैलिटी एक्सपोज करने और सेल्फ रूल की डिमांड को और मजबूत करने के लिए किया।